व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी में हम हमेशा एक बास्केट ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं. वी टॉक अबाउट अ बास्केट ऑफ गुड्स. We don't take a single commodity in isolation. We always talk about a basket of goods. Now, जब हम basket of goods बोलते हैं तो सबसे important है to understand that there is no one single good. There is a whole basket. ठीक है? Purchasing power parity takes an entire basket of goods. Let us take example of इस basket में क्या आ सकता है and compare it in two countries जो कि इंडिया और यूएस लेंगे हम इस एग्जाम्पल में. तो हम इंडियन बास्केट की भी एक बात कर लेंगे, इंडिया में बास्केट क्या है, और एक यूएस में भी हम बास्केट किसको कंसिडर कर रहे हैं उसकी बात करेंगे. तो इंडियन बास्केट में भी हम सेम कंपोनेंट्स लेंगे, फूड, रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, सेम कंपोनेंट्स. एंड यूएस बास्केट में भी सेम कंपोनेंट्स लेंगे. वन विल बी फूड, देन वी हैव रेंट एंड देन विल हैव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स हम सेम तीन आइटम्स लेंगे इन बोथ द कंट्रीज. लेट्स टॉक अबाउट फूड. तो लेट्स से कि इंडियन बास्केट में जो फूड है दैट कॉस्ट ₹200. ठीक है, एंड रेंट ले लेते हैं हम ₹500 टू मेक द कैलकुलेशंस सिंपल. एंड ट्रांसपोर्ट हम ले लेते हैं, इट कॉस्ट मी ₹100. ठीक है, सो टोटल क्या आएगा यहाँ पे, द टोटल इट वुड सम अप टू ₹800. एंड लेट्स टॉक अबाउट यूएस बास्केट नाउ. यूएस बास्केट में लेट्स से द फूड कॉस्ट मी $10. ठीक है, रेंट कॉस्ट मी वहाँ पे $20 एंड ट्रांसपोर्ट का है मेरे पास $5. सो यहाँ पे मेरे पास टोटल क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास टोटल आएगा $35. ये है इंडियन बास्केट और यूएस बास्केट के बीच का कंपैरिजन. ठीक है, नाउ हमने अभी परचेजिंग पावर पैरिटी में थोड़ी देर पहले सीखा कि इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट हम फाइंड आउट करते हैं. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव कवर्ड दिस कि इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट क्या होता है. इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट इज व्हेन आई डिवाइड द टू प्राइसेस, राइट. सो इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट में आई एम गोइंग टू डिवाइड ₹800 एंड $35. जब मैं इसको डिवाइड करूंगी मुझे मिलेगा ₹23 पर डॉलर. तो मेरा एक्सचेंज रेट, जो मेरा इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट से क्या मिलता है मुझे, हमेशा मुझे पीपीपी एक्सचेंज रेट मिलता है. सो पीपीपी एक्सचेंज रेट मेरे पास क्या आ गया, दैट $1 इज गोइंग टू कॉस्ट मी ₹23. दिस इज माई पीपीपी एक्सचेंज रेट. ठीक है, दिस इज द पीपीपी रेट. ये है मेरे पास पीपीपी रेट. और दिस पीपीपी रेट आई हैव ऑब्टेन्ड जब मैंने एक बास्केट ऑफ गुड्स लिया है, और बास्केट ऑफ गुड्स में मैंने सेम कमोडिटी थ्रू आउट ली है, फूड, रेंट इन बोथ द कंट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट इन बोथ द कंट्रीज. उनके प्राइसेस लिए हैं उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में. आई हैव समड इट अप और मैंने इन दोनों प्राइसेस को डिवाइड करके फाइंड आउट किया है कि मेरा परचेजिंग पावर रेट क्या होगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई हियर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट रियल एक्सचेंज रेट. व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट? Well, the exchange rate that we have been taking into consideration up until now, that was nominal exchange rate, and now we are going to talk about कि real exchange rate क्या होता है. So real exchange rate की ज़रूरत क्या है? पहली बात, real exchange rate इसलिए important है because हम जब convert कर रहे हैं currencies को, we are converting currencies, तो हमें ये पता करना है currencies को convert करके. जब मैंने एग्जाम्पल में पहले जब मैंने डेनमार्क की करेंसी को यूएस की करेंसी विच इज़ डॉलर में कन्वर्ट किया, तो करेंसीज को कन्वर्ट करने के बाद द क्वेश्चन दैट आई हैव इज दैट विच कंट्रीज गुड्स आर चीपर फॉर मी, विच कंट्रीज गुड्स आर चीपर. ये पता लगाने में मेरी हेल्प कौन करेगा? रियल एक्सचेंज रेट. नाउ वाई डू वी इवन नीड रियल एक्सचेंज रेट जब हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट से काम चल ही रहा था? तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. पहले देखते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, अगर मेरे पास लेट अस टेक कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट मेरे पास है ₹80 पर डॉलर. ठीक है, ये है मेरे पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट. मतलब कि $1 ऑब्टेन करने के लिए आई हैव टू गिव ₹80. $1 का प्राइस है ₹80. बट दिस अलोन टेल्स मी नथिंग अबाउट द प्राइसेस इन बोथ द कंट्रीज. ये प्राइसेस को कंसिडरेशन में नहीं ले रहा है. दिस एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, डजंट टेक प्राइसेस इनटू कंसिडरेशन एट ऑल. दिस इज नॉट टेलिंग मी कि किस कंट्री में, जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, द क्वेश्चन दैट आई हैव कि किस कंट्री में गुड्स चीपर है. दिस एक्सचेंज रेट की $1 का प्राइस ₹80 है, ये मुझे प्राइसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताता. ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया में एक पिज़्ज़ा, लेटस से कि इंडिया में एक पिज़्ज़ा ₹200 का है. ठीक है, और यूएस में अगर मैं पिज़्ज़ा खरीदूंगी तो मेरे पास लेट्स से कि $5 में एक पिज़्ज़ा आ जाएगा. तो ये मेरे पास, अगर मैं यूएस प्राइस को कन्वर्ट करूँ
और एक्सचेंज रेट मैंने क्या बोला है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की $1 ₹80 है, तो अगर मैं $5 को कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ₹400। तो आफ्टर कन्वर्जन ऑफ करेंसीज क्या हो रहा है मेरे पास, अब करेंसी कन्वर्ट हो गई है। आफ्टर कन्वर्जन ऑफ करेंसी सेम पिज्जा इंडिया में तो ₹200 का है, यूएस में कितने का है, ₹400 का। तो चीपर नेशन कौन सा हुआ, चीपर कहाँ है, वो गुड इंडिया में है। यही मेरा रियल एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन भी है कि जब मैंने करेंसीज को कन्वर्ट किया, जब मैंने करेंसी कन्वर्ट किया, मैंने यहाँ पर डॉलर को रुपये में कन्वर्ट किया, तो उसके बाद मुझे ये पता करना है कि विच कंट्रीज गुड्स आर चीपर। तो इस केस में मुझे पता चला कि पिज्ज़ा इंडिया में 200 का है, सो इंडिया इज चीपर। लेकिन ये मुझे क्या, ये जो मुझे अभी जो कंक्लूजन पे आई रीच्ड, क्या ये मुझे इस $1 इज ₹80 वाले एक्सचेंज रेट ने बताया है? नहीं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट ने मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। मैंने पहले उसको कन्वर्ट किया और करेंसीज का कंपैरिजन कन्वर्जन के बाद किया है, ठीक है। तो जब भी मुझे फॉरेन प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस को कंपेयर करना हो, ठीक है, जब भी मुझे फॉरेन प्राइस एंड फॉरेन प्राइस को हम लिखेंगे ऐसे, और जब भी मुझे डोमेस्टिक प्राइस को कंपेयर करना होगा, डोमेस्टिक प्राइस को कंपेयर करना होगा, और फॉरेन प्राइस कौन सा, फॉरेन प्राइस कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस, जैसे मैंने ऊपर अभी यहाँ पे $5 को कन्वर्ट किया पहले रुपये में, तो कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस को जब भी कंपेयर करना होगा, हम क्या करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो ध्यान से। पहले फॉरेन प्राइस, फॉरेन प्राइस को मैं एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करूंगी, फॉरेन प्राइस को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय डोमेस्टिक प्राइस। ये मैं निकाल रही हूँ रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। दिस इज द नोशन ऑफ माई रियल एक्सचेंज रेट। क्या किया पहले मैंने, फॉरेन प्राइस को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी वही किया है मैंने। अगर किसी को भी डाउट है तो $1 वॉज इक्वल टू ₹80, इसीलिए मैंने $5 को भी कन्वर्ट किया है, तब मुझे ₹400 मिलना है, समझ आया। तो मैंने क्या किया, फॉरेन प्राइस को पहले मैं एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय डोमेस्टिक प्राइस, तो मुझे मिलेगा रियल एक्सचेंज रेट, व्हाट आई एम गोइंग टू ऑब्टेन, रियल एक्सचेंज रेट। सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, अगर कोई मुझसे पूछे रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, सो रियल एक्सचेंज रेट इज ई होता है मेरा एक्सचेंज रेट, ई से हम डिनोट करते हैं एक्सचेंज रेट को। एक्सचेंज रेट को मैंने मल्टीप्लाई किया फॉरेन प्राइस से और डिवाइड किया डोमेस्टिक प्राइस से, ये है मेरा फॉर्मूला फॉर रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ई की वैल्यू मैंने क्या बोली कि ई मेरा एक्सचेंज रेट है, तो अगर ई मेरा एक्सचेंज रेट है तो ई की वैल्यू आई हैव ₹80 पर डॉलर। आई नो दैट कि ई की वैल्यू ₹80 पर डॉलर है। यूएस प्राइस, यूएस का एक प्राइस ले लेते हैं, जो हमने यूएस का प्राइस ले लो, चलो ले लेते हैं $10, ठीक है, दिस इज यूएस प्राइस, ठीक है, फॉरेन प्राइस। और इंडिया का प्राइस ले लेते हैं, इंडिया का प्राइस ले लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ₹400, ठीक है, ₹400 ले लेते हैं इंडिया का प्राइस। अब मेरे पास ये तीन चीज़ें आ गई, इसी से तो मेरा रियल एक्सचेंज रेट निकलता है। अब जरा मुझे रियल एक्सचेंज रेट की वैल्यू बताओ। फर्स्ट मेरा स्टेप क्या था, फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू डालने से पहले मुझे स्टेप के थ्रू बताओ। मेरा पहला स्टेप था कि मुझे यूएस प्राइस को तो रुपये में कन्वर्ट करना था, फॉरेन प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करी थी, एक्सचेंज रेट से। ऊपर भी क्या किया था, पहले इस एग्जाम्पल में भी देखें अगर, तो क्या किया था, $5 को किस में कन्वर्ट किया था, पहले उसको कन्वर्ट किया था इंडियन करेंसी में, है ना। तो यूएस प्राइस को पहले तो रुपये में कन्वर्ट करना होगा। इस एग्जाम्पल में भी वही करो सेम, ये मेरे पास वैल्यूज हैं, पहले यूएस प्राइस को रुपये में कन्वर्ट करो। सो $10 को मल्टीप्लाई करूंगी 80 से, है ना, क्योंकि यही मेरा एक्सचेंज रेट है, $1 इज इक्वल टू ₹80, यही मेरा एक्सचेंज रेट है। तो $10 को कन्वर्ट करने के लिए $10 इंटू 80 मेरे पास आ जाएगा ₹800, मेरे पास आ जाएगा ₹800। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यूएस प्राइस को कन्वर्ट कर दिया किस में, रुपये में। पहला स्टेप तो मेरा डन है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है मुझे इंडियन प्राइस के साथ। तो इंडियन प्राइस मेरे पास क्या था, इंडियन प्राइस था मेरे पास ₹400, हमने ऊपर लिया था। ये है मेरा कन्वर्टेड प्राइस, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है मेरा कन्वर्टेड प्राइस। और नीचे जो मेरे पास है, ये तो मेरे पास ओरिजिनली इंडिया का ही प्राइस था, इंडियन प्राइस ही था। नाउ डू मी वन फेवर कि यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, जैसे हम इम्प्लाइड एक्सचेंज रेट निकालते थे दोनों प्राइसेस को डिवाइड करके, सो यू आर गोइंग टू डिवाइड दीज टू प्राइसेस। ये वाला मेरा कन्वर्टेड प्राइस है, ये मेरा फॉरेन प्राइस कन्वर्टेड इनटू इंडियन है, और ये मेरे पास इंडियन प्राइस था। जब मैं इन दोनों प्राइसेस को डिवाइड करूंगी आई एम गोइंग टू गेट अ वैल्यू 2, ठीक है। यही 2 मेरा क्या है, आर एक्सचेंज रेट, यही है मेरे पास 2, एक्सचेंज रेट की वैल्यू मेरे पास 2 है, एंड दिस इज माई रियल एक्सचेंज रेट, दिस इज नॉट नॉमिनल एक्सचेंज रेट।
अब यहाँ पे एक चीज देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो मेरे पास ये वैल्यू थी, दिस इज माई नॉमिनल एक्सचेंज रेट 80, बट मेरा रियल एक्सचेंज रेट क्या आया है? मेरा रियल एक्सचेंज रेट यहाँ पे देखो मेरे पास 2 आया है ना, रियल एक्सचेंज रेट मेरे पास 2 आया है। अगर हम फॉर्मूला पे भी जाएं कि मैंने ये फॉर्मूला बताया कि पहले करो ई ले लो 80, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो, ई को मल्टीप्लाई करो फॉरेन प्राइस से, फॉरेन प्राइस वॉज फॉरेन प्राइस कन्वर्टेड, ये याद रखना हमेशा, दिस इज कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से यहाँ पे कर देंगे और फिर ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करो 400 से, सो 800 बाई 400, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी आर का वैल्यू एज 2, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी आर का वैल्यू एज 2। तो मेरा स्टेप समझ आया? सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आई टेक फॉरेन प्राइस, ठीक है, फॉरेन प्राइस को आई कन्वर्ट इनटू डोमेस्टिक प्राइस बिकॉज आई मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट एंड देन आई डिवाइड इट बाय डोमेस्टिक प्राइस। ये और ये सेम ही चीज बोल रहा है, ठीक है, जस्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये मेरे पास फॉर्मूला के थ्रू करो या इस नोशन से समझ के करो, बट हमें जो कंपैरिजन करना होता है हमें इनमें करना होता है, फॉरेन प्राइस कन्वर्टेड एंड डोमेस्टिक प्राइस में। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया, मैंने इनको डिवाइड किया आपस में एंड आई लैंडेड अप विद द वैल्यू 2, ठीक है ना। व्हाट डज आर इज इक्वल टू 2 एक्चुअली मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस जो मेरे पास है, यहाँ पे देखो कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस है ₹800 और डोमेस्टिक प्राइस क्या था, ₹400। इसका रेशियो निकाला है, डिवाइड किया है, तो जब डिवाइड करते हैं तो रेशियो आता है, तो रेशियो तो मेरे पास 2 आ गया, रेशियो, ये मेरे पास रेशियो है, ये तो मेरे पास 2 आ गया। इसका मतलब है कि एक कोई भी एक गुड, ठीक है, अगर मेरे पास पिज्जा में एक गुड ले लेती हूँ, कोई भी एक भी गुड जो मेरे पास इंडिया में 400 कॉस्ट कर रही है, इंडिया में 400 कॉस्ट कर रही है, दैट सेम गुड कॉस्ट्स मी ₹800 व्हेन आई टेक यूएस का एग्जांपल, ठीक है। तो दिस मीन्स कि जो मेरे पास वैल्यू 2 आ रही है, दिस टेल्स मी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट फॉरेन गुड्स, यही है सारा नोशन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट, ये समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दैट फॉरेन गुड्स कॉस्ट 2 टाइम्स, फॉरेन गुड्स कॉस्ट 2 टाइम्स डोमेस्टिक गुड्स, है ना। डोमेस्टिक गुड का मेरा कॉस्ट था 400 एंड फॉरेन गुड्स कॉस्ट 2 टाइम्स माय डोमेस्टिक गुड 400 और इसका 2 टाइम, उसका जस्ट डबल 800। तो ये आर इज इक्वल टू 2, जब ये मैं 2 बोल रही हूँ ना, तो 2 मुझे ये बता रहा है दैट फॉरेन गुड्स कॉस्ट मी 2 टाइम्स एज डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। सो थिंक लाइक अ कंज्यूमर, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, यू कैन आइदर कंज्यूम एन इंडियन पिज्जा और अ यूएस पिज्जा, और इंडियन पिज्जा तुम्हें 400 रुपीज का मिल रहा है और यूएस पिज्जा 800 का मिल रहा है, सो विच वन आर यू गोइंग टू बाय? इंडियन वन, राइट। सो इसी को अगर इकोनॉमी के भी स्केल पे लगाओ, इम्प्लाई करो, सो मिलियंस ऑफ पीपल आर मेकिंग द सेम डिसीजन। तो इससे क्या होने वाला है इवेंचुअली, दैट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स के साथ क्या होगा, क्योंकि इंडियन वाला तो सस्ता है, सो डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इज गोइंग टू इंक्रीज। नाउ वी नो इस पूरे साइकिल में क्या होता है, हमने इतनी बार डिस्कस किया है कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इज गोइंग टू इंक्रीज, और फॉरेन गुड्स की बात कर लें तो फॉरेन गुड्स का तो डिमांड मेरे पास डिक्रीज होने वाला है बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव फॉर मी। और इसी को अगर, क्योंकि हमने इसको इकोनॉमी पे अप्लाई किया है, मुझे अगर एक वर्ड कोई दे दे कि मेरे पास वर्ड है कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है अबिलिटी टू सेल गुड्स, अबिलिटी टू सेल गुड्स इंटरनेशनली, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इंटरनेशनली, ये है मेरा कॉम्पिटिटिवनेस बिटवीन टू कंट्रीज, की अबिलिटी टू सेल गुड्स इंटरनेशनली, कि इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्या है यूएस, और यूएस के लिए इंटरनेशनल क्या है इंडिया। तो कौन सी कंट्री यहाँ मुझे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नज़र आ रही है? ऑफ कोर्स इंडिया ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नज़र आ रही है, क्यों? क्योंकि इंडियन गुड्स सस्ते हैं, तो इट हैज़ मोर अबिलिटी टू सेल गुड्स इंटरनेशनली, है ना। तो कॉम्पिटिटिवनेस वर्ड इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कि इसका मतलब होता है अबिलिटी टू सेल गुड्स इंटरनेशनली। जब भी आर की वैल्यू, रियल एक्सचेंज रेट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब भी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, दिस विल मेक यू कॉम्पिटिटिव। यहाँ लिख रही हूँ, दिस विल मेक यू कॉम्पिटिटिव। क्यों कॉम्पिटिटिव बनाएगा ये मुझे, क्यों मेरे गुड्स ज़्यादा सेल होंगे इंटरनेशनली? बिकॉज योर गुड्स आर गोइंग टू बी चीपर। जब भी आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, आर की वैल्यू लेट टेस्ट टेक 1.5 है, तो मतलब फॉरेन गुड्स आर कॉस्टिंग 1.5 टाइम्स डोमेस्टिक गुड्स, देर एक्सपेंसिव। तो जब भी आर की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, जब भी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इट मेक्स यू कॉम्पिटिटिव बिकॉज योर गुड्स आर चीपर, योर गुड्स आर चीपर। तो तुम्हारे गुड्स जब भी चीपर होंगे, तुम्हारी कंट्री के गुड्स जब भी चीपर होंगे, तुम्हारी कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी कंट्री एज मच एज इट कैन वो एक्सपोर्ट करे,
ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तुमको यहाँ पे कि एक इंडियन शर्ट ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक इंडियन शर्ट ले लेते हैं और इंडियन शर्ट का कॉस्ट है मेरे पास 1000 रुपीज़, ठीक है। और उसी की जगह एक यूएस का भी शर्ट है, यूएस शर्ट का कॉस्ट है मेरे पास डॉलर में लिखना है $30। ये है मेरे पास यूएस शर्ट का कॉस्ट। इंडियन शर्ट का कॉस्ट है 1000 रुपीज़ और यूएस शर्ट का कॉस्ट है $30। अब अगर मैं ये $30 को कन्वर्ट करना चाहूँ तो कन्वर्ट करो ज़रा इसको एक्सचेंज रेट के हिसाब से, क्या आएगा। $30 एक्सचेंज रेट मेरा 80 था, तो ये मेरे पास रुपीज़ में आ जाएगा 2400, बिकॉज $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो $30 में मेरे पास आ गए 2400 रुपीज़। ठीक है, तो यूएस शर्ट का अगर रुपी में कॉस्ट देखें तो वो 2400 है और इंडियन शर्ट का जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो प्राइस कंपैरिजन हम क्लियरली देख सकते हैं। और मैंने क्या बताया था कि प्राइस को हम तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। एक्सचेंज रेट की वैल्यू यहाँ पे अगर कोई पूछे तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2.4, विच इज़ ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1। जब भी ग्रेटर देन 1 होता है तो इंडियन शर्ट मेरे पास चीप है और इंडिया के पास ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओवर यूएस। ठीक है, सो इफ आई एम इन यूएस, I buy I buy a US shirt for $30, and if I buy, ओके ऑल्सो वी कैन, एक और एस्पेक्ट से बताती हूँ। पहले देखो यहाँ पे देखो, यूएस में हूँ मैं, आई एम इन यूएस एंड आई बाय अ यूएस शर्ट फॉर $30। आई बाय अ यूएस शर्ट फॉर $30 एंड इफ आई एम बाइंग एक इंडियन शर्ट है मेरे पास 1000 रुपीज़ की। इफ आई डिवाइडेड बाय माई एक्सचेंज रेट टू फाइंड इट्स वैल्यू इन डॉलर्स तो मेरे पास क्या आएगा, $12.5। ये उल्टा करके भी देख सकते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि इसको तो हमने रूपी के कंपैरिजन में देखा था ना, बट अगर डॉलर डॉलर के कंपैरिजन में भी देखना हो तो डॉलर में भी ये इंडिया में मेरे पास $12.5 का ही कॉस्ट करेगा। जब मैं 1000 को मेरा डिवाइड करती हूँ एक्सचेंज रेट से तो मुझे डॉलर में वैल्यू मिल जाती है, दैट इज़ $12.5। तो भी यूएस में से मैं नहीं लूँगी, मैं इंडिया से ही लूँगी, बिकॉज इंडियन शर्ट मेरे को चीप पड़ रही है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं और इंडिया कॉम्पिटिटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि ये हो रहा है जब r इज ग्रेटर देन 1। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि व्हाट इफ r की वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है, कुछ याद आ रहा है? जब r की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होती है, r की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 का ये मतलब नहीं हुआ कि जो मेरा कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस है, जो मेरा कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस है, दिस इज इक्वल टू माई डोमेस्टिक प्राइस। तभी तो मेरी आर की वैल्यू बनाएगी ना, क्योंकि फॉर्मूला बताओ, आर का फॉर्मूला क्या था, ई मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन प्राइस और फॉरेन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय द इंडियन प्राइस, यही है। तो जब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, दिस मीन्स कि जो मेरा पूरा कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस है, दिस इज माई कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस। ये पूरा कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस होता है एक्सचेंज रेट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फॉरेन प्राइस से, और नीचे तो मेरा डोमेस्टिक प्राइस है। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, अगर सेम वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तभी मेरे पास 1 आएगा ना एक्सचेंज रेट। इसका मतलब है कि सिंपल, ये मुझे आर इक्वल टू 1 से पता चल रहा है कि जो मेरा कन्वर्ट करने के बाद फॉरेन प्राइस है और जो मेरा डोमेस्टिक प्राइस है वो बिल्कुल बराबर है। तो एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे इंडिया में ले लेते हैं कि किसी एक चीज़ की कॉस्ट ₹500 है इन इंडिया। ठीक है, और यूएस में उसी सेम चीज़ की कॉस्ट है $6.25। ठीक है, इंडिया में 500 है और यूएस में है $6.25। कन्वर्ट करो अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से, जो कि 80 ले रखा है हमने, कन्वर्ट करने पे $6.25 को कन्वर्ट करने पे मेरे पास आ जाएगा ₹500। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, ये पूरी चीज़ मेरे पास क्या है, ये मेरा कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस है। फॉरेन प्राइस को मैंने किस में कन्वर्ट किया, रुपी में। और यहाँ पे देखो ये मेरा डोमेस्टिक प्राइस है। तो वही तो बताया ना मैंने कि आर की वैल्यू बिल्कुल 1 है। अब हम आर निकालने के लिए क्या कर रहे थे, हम डिवाइड ही तो कर रहे थे। तो कन्वर्टेड, ये प्राइस मेरा ये वाला कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस को मैं डिवाइड ही तो कर रही थी, किससे, डोमेस्टिक प्राइस से डिवाइड किया, मुझे वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। तो जब भी आर की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब है कि देर इज, क्या मतलब है इसका, दैट देर इज सेम प्राइस, है ना। सेम प्राइस है तो क्या मेरे पास कोई एडवांटेज होगा, नहीं। आर्बिट्राज की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो पाएगी, सो आई हैव नो एडवांटेज एंड कोई भी इंसेंटिव नहीं है टू शिफ्ट डिमांड। यूएस वाले लोग इंडिया में डिमांड नहीं शिफ्ट करेंगे और वाइस वर्सा डिमांड शिफ्ट नहीं होगी। यहाँ पे लिख देती हूँ, देर इज, जब आर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसका बात कर रहे हैं, जब आर की वैल्यू 1 होती है देन देर इज नो इंसेंटिव टू शिफ्ट डिमांड। ठीक है, ये याद रखना, दैट देर इज नो इंसेंटिव टू शिफ्ट डिमांड। जब भी आर की वैल्यू 1 होगी कोई भी कंट्री से दूसरे कंट्री में डिमांड शिफ्ट नहीं होगा।
डिमांड कब शिफ्ट हुआ था बेटा? डिमांड शिफ्ट हुआ था जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, क्योंकि तब कोई एक कंट्री जो है वो मेरे पास, कोई एक कंट्री क्या, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और मैं डोमेस्टिक कंट्री में बैठी हूँ तो मेरे लिए फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, है ना। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब फॉरेन गुड्स मेरे लिए एक्सपेंसिव है। तो तब मैं सारा डिमांड अपना इंडिया में शिफ्ट करूंगी, फॉरेनर्स भी करेंगे, कंज्यूमर्स चूज करते हैं चीपर गुड, है ना। तो सारा डिमांड जो है, शिफ्ट जो है सारा डिमांड का, वो डोमेस्टिक गुड्स की तरफ आ जाता है, ठीक है। और जब भी ऐसा सिचुएशन होगा मेरे पास कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, देखो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स अगर मेरी बढ़ रही हैं, डोमेस्टिक गुड्स कि जब डिमांड मेरे पास इंक्रीज हो रही है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कि नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ से लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी, यहाँ पे लिख देती हूँ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जब भी डिमांड बढ़ती है तो मुझे हमेशा पता है कि प्राइस भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, ऑफ कोर्स प्राइस में राइज, है ना, प्राइस बढ़ सकता है तो प्राइस में राइज। एंड जब प्राइस बढ़ता है, मुझे पता है अब कि प्राइस बढ़ने पे क्या होता है, मेरा करेंसी अप्रिशिएट होता है, ठीक है। तो मेरा करेंसी अप्रिशिएट हुआ, जब मेरा करेंसी अप्रिशिएट होता है तब मुझे ये भी पता है कि एक्सचेंज रेट, पहले यहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट ग्रेटर देन 1 था, जब करेंसी अप्रिशिएट होने लगेगा देन आर विल मूव बैक टूवर्ड्स आर मूव्स बैक टूवर्ड्स 1। आर वापस से धीरे 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 1 की तरफ मूव होगा और सारा कॉम्पिटिटिवनेस ओवर हो जाएगा। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट प्लेस में करेंसी अप्रिशिएट हुई, करेंसी महंगी हुई, तो लोग फिर उस कंट्री से भी बाय करना बंद कर देंगे ना, उस कंट्री से भी बाय करना बंद कर देंगे। एंड आर का टू मूव बैक टूवर्ड्स 1 मीन्स कि फॉरेन गुड्स जितने महंगे थे, अब मेरा डोमेस्टिक गुड्स का भी प्राइस वहीं पे पहुंच गया है, समझ आया। तो करेंसी अप्रिशिएट हुई और प्राइस बढ़ा, करेंसी अप्रिशिएट हुई, प्राइस बढ़ा, सारा एडवांटेज खत्म हो गया, जो एडवांटेज क्रिएट हुआ था, जो आर्बिट्राज सिचुएशन क्रिएट हुआ था। और आर जो कि मेरा रियल एक्सचेंज रेट है, इट मूव्ड अगेन टू 1, ठीक है, कि अब कुछ ट्रेड नहीं हो सकता। R1 की वैल्यू मैंने क्या बताई, R1 की वैल्यू में कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस तो बिल्कुल बराबर होते हैं। सो बेसिकली रियल एक्सचेंज रेट में मुझे क्या बताता है, विच कंट्री इज चीपर आफ्टर कन्वर्टिंग करेंसीज, एंड दैट क्या, वो क्या डिटरमाइन करता है, दैट डिटरमाइंस वेयर द डिमांड विल, ठीक है। लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट एडजस्टमेंट्स वंस, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट एडजस्टमेंट्स। सो देर आर टू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं, टू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो होता है वो मेरा प्राइस एडजस्टमेंट होता है। आई एम गोइंग टू क्विकली टेक एग्जाम्पल्स एंड मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहला जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है प्राइस एडजस्टमेंट। प्राइस एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? सबसे पहले मैंने देखा जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तो डिमांड शिफ्ट आया था। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, डिमांड शिफ्ट आया था, आई सॉ दैट। डिमांड शिफ्ट के आने का मतलब क्या है, डोमेस्टिक गुड्स चीप थे तो पीपल स्टार्टेड बाइंग डोमेस्टिक गुड्स। इंडियंस भी बाय कर रहे हैं, फॉरेनर्स भी बाय कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि इंडियन शर्ट का कॉस्ट, वो एग्जाम्पल वापस बताती हूँ कि इंडियन शर्ट का कॉस्ट अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ था एंड यूएस शर्ट का कॉस्ट अगर मेरे पास 2400 था आफ्टर कन्वर्जन ऑफ कोर्स, तो फॉरेन बायर को क्या दिख रहा है, फॉरेन बायर को अगर डॉलर में देखना था तो उसको ये $12.5 का पड़ा था, है ना। एंड दिस कॉस्टेड हिम $30, ये भी हमने देखा था। तो ऑफ कोर्स ही वेंट अहेड विद इंडियन शर्ट एंड उसने इंडियन शर्ट ले लिया। तो डिमांड फॉर इंडियन गुड्स जो है वो मैसिवली इंक्रीज हुआ है। फर्म्स को हाई डिमांड दिख रही है, ऑफ कोर्स फर्म्स को हाई डिमांड दिख रही है। जब डिमांड हाई दिख रही है सो दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस। वो बैठेंगे थोड़ी ना, उनको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, डिमांड ज़्यादा है, तो दे विल इंक्रीज देयर प्राइसेस। कैसे? जैसे पहले अगर मान लो 400 रुपीज़ का था कुछ भी, जब डिमांड राइज हुआ तो फिर स्लोली वो 500 का हुआ, थोड़ा महंगा किया, फिर थोड़ा और महंगा किया, तो अब चलो लेट्स से कि वो अब 600 रुपीज़ का। तो ऐसे धीरे धीरे इंडियन प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आर पे जो मेरा रियल एक्सचेंज रेट है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस प्राइस एक्सचेंज का, सॉरी प्राइस इंक्रीज का? तो ओरिजिनली जब मैंने देखा था ये वाले एग्जाम्पल पे, इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, मैंने डिवाइड किया था 800 को बाय 400, कहाँ है वो एग्जाम्पल, दिस आई फाउंड आर टू बी 2 हियर, है ना, बिकॉज आई डिवाइडेड दीज टू प्राइसेस आफ्टर कन्वर्जन, है ना। तो ओके यहाँ पे आओ, और जैसे पहले मैंने ओरिजिनली क्या किया था, आई डिवाइडेड 800, ये कन्वर्टेड वाला था, बाय डोमेस्टिक प्राइस, तो मेरे पास आर की वैल्यू 2 आ गई थी। प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था तब तक, तब प्राइस इंक्रीज
नहीं हुआ था, प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था। अब प्राइस ये देखने के बाद कि मेरा डोमेस्टिक वाला, ये डोमेस्टिक प्राइस था, ये चीप है, अब यहाँ से डिमांड बढ़ी और अब ये वाला सिचुएशन आया कि पहले 400 था, 500 करेंगे, अब 600 करेंगे, अब धीरे धीरे करके मैं प्राइस बढ़ा रही हूँ। तो जब प्राइस बढ़ाया तो अब देखो क्या हुआ, प्राइस बढ़ाने पे एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ा, पहले 800 था, अब लेट अस से कि क्या 600 हो गया, है ना, इवेंचुअली 600 हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी 1.33। सो वी कैन क्लियरली सी यार कि आर की वैल्यू पहले 2 थी और अब आर की वैल्यू 1.33 हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो गैप था, ये जो गैप था, दिस गैप हैज रिड्यूस्ड, है ना, दिस गैप हैज रिड्यूस्ड। एंड आर इज इक्वल टू 1 तो मेरा पीपीपी कंडीशन था, आर इज इक्वल टू 1 तो मेरा पीपीपी कंडीशन था। पीपीपी कंडीशन मेरा क्या होता है कि मेरा जो दो कंट्रीज में प्राइसेस हैं वो सेम हो जाए, दो कंट्रीज में मेरा प्राइसेस है सेम हो जाए। वही तो मैंने आर इज इक्वल टू 1 के बारे में ऊपर बताया है ना, आर इज इक्वल टू 1 के बारे में मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो मेरा फॉरेन प्राइस है वो मेरा डोमेस्टिक प्राइस के बराबर हो। यहाँ पे भी मैं वही देख पा रही हूँ कि ये गैप, देखो ये गैप रिड्यूस हुआ है, पहले 2 था अब 1.33 है, गैप रिड्यूस हुआ है। और ये गैप रिड्यूस होते होते इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे यहाँ के इंडियन जो बंदे हैं ना वो और प्राइस बढ़ाएंगे, फिर फाइनली वो 600 से 800 पे आ जाएंगे, तो आर तो 1 पे पहुंच जाएगा। तो पहले मेरा R2 था, फिर 1.33 था, और फाइनली देखूंगी कि वो पीपीपी की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। सो हाई डिमांड की वजह से इट पुश इट पुश्ड डोमेस्टिक प्राइसेस अप, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो था वो डिक्रीज होने लगा। ठीक है, प्राइस बढ़ा, प्राइसेस इंक्रीज, और जो मेरा कॉम्पिटिटिवनेस था वो डिक्रीज हो गया, है ना। ये मेरा फर्स्ट टाइप का एडजस्टमेंट होता है। ये इस एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस एडजस्टमेंट इज माय प्राइस एडजस्टमेंट। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट पे जाते हैं। ठीक है, प्राइस एडजस्टमेंट हमने समझ लिया, प्राइस एडजस्टमेंट हमने समझ लिया कि भाई जब प्राइस बढ़ा, प्राइस एडजस्टमेंट का मतलब समझ आ गया ना, प्राइस एडजस्टमेंट कि मेरा 400 से 500 फिर 600 हुआ, ये प्राइस एडजस्टमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो कि होता है एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। दिस इज एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। इसका मतलब समझो, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है। ओके, तो इंडियन गुड्स लेने के लिए फॉरेनर्स को क्या चाहिए, रुपीस चाहिए, है ना। वो भी क्योंकि अब हर जगह सेम ही हो रहा है कि डिमांड इंडियन गुड्स की बढ़ी है। वो एग्जाम्पल होल्ड कर रहा है, अभी भी मेरे पास वही एग्जाम्पल है कि 800 कन्वर्टेड फॉरेन प्राइस है और 400 इंडियन प्राइस है, इसी एग्जाम्पल पे हम चल रहे हैं अभी तक। सो आर की वैल्यू 2 थी मेरे पास यहाँ पे, एंड इसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि फॉरेनर्स को भी तो रुपीस चाहिए होंगे ना टू बाय डोमेस्टिक गुड्स। सो मोर पीपल स्टार्ट बाइंग रुपीस, और रुपीस की डिमांड जो है ऑफ कोर्स वो इंक्रीज होगी, है ना, रुपीस की डिमांड इंक्रीज होगी। एंड इवेंचुअली वी नो कि जब एक करेंसी की डिमांड इंक्रीज होने लगती है तो वो करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, एंड वी सी दैट वो करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। तो यहाँ पे तो क्लियर केस ऑफ अप्रिसिएशन है मेरे पास ऑफ रुपीज। ठीक है, सो अर्लियर इफ माई एक्सचेंज रेट वॉज ₹80 पर डॉलर, वॉट इज गोइंग टू हैपन टू माई एक्सचेंज रेट नाउ, क्योंकि अप्रिसिएशन हुआ है, ध्यान से देखो, अप्रिसिएशन हुआ है तो मेरा आई विल हैव टू पे लेस टू गेट $1, सो एक्सचेंज रेट फॉल्स। हमने ये देखा है अप्रिसिएशन में कि एक्सचेंज रेट फॉल होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट हैज फॉलन आफ्टर आफ्टर द डिमांड हाइक। ठीक है, आफ्टर द डिमांड हाइक ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एक्सचेंज रेट हैज फॉलन। ठीक है, अब इसका फॉरेन प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉरेन प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यार एक बात बताओ कि पहले जब मैं $10 को, लेट्स टेक $10, और मैं बोल रही थी पहले एक्सचेंज रेट 80 था ना, तो जब मैं इसको कन्वर्ट करी थी 800 आ रहा था मेरे पास, है ना। अप्रिसिएशन के बाद वही $10 को जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मेरे पास ये प्राइस 700 आ जाएगा, है ना। तो अब मैं अगर आर कैलकुलेट करूं, पहले मैंने किया था भाई 800 को डिवाइड करो 400 से, और वैल्यू आ गई थी 2। अब मुझे बताओ कि मुझे आर को 800 तो मैं नहीं ले सकती, ऊपर तो मेरे को 700 लेना पड़ेगा, और अब 400 से डिवाइड करूंगी तो ऑफकोर्स ये 2 नहीं आएगा, ये मेरे पास 1.75 आएगा, यहाँ पे 1.75 आएगा। सो कैन आई से वन थिंग यहाँ पे यार, कि यहाँ पे जब ये 700 हुआ, पहले तो 800 था, तो अब क्योंकि रुपी रुपी हुई है अप्रिशिएट, बट कैन आई से कि ये 800 से 700 का जो फॉल है, फॉरेन गुड्स फॉरेन गुड्स बिकम फॉरेन गुड्स बिकम लेस एक्सपेंसिव, कैन आई से दैट। क्योंकि देखो मेरी अप्रिशिएट रुपी हुई है, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट किस पे दिख रहा है, फॉरेन गुड्स पे दिख रहा है इम्पैक्ट, और मैं बोल पा रही हूँ कि फॉरेन गुड्स हैव बिकम लेस एक्सपेंसिव, उनकी तो प्राइस फॉल हो गई, 800 700 हो गया। और ये भी एक कारण है कि ये गैप जो था,
है ना? ये गैप देखो, यहाँ पे ये जो गैप है, दिस गैप रिड्यूसेस इन दिस केस ऑल्सो। अगर ऐसे ही रुपी अप्रिशिएट होती रहती है और अब मान लो 70 से भी अप्रिशिएट होके लेट अस टेक क्या ले लें 50 हो जाती है अप्रिशिएट होके, तो अब जब मैं $10 को यार $10 को अब जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास 500 रुपीज आएगा। और अब जब मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूंगी तो आई विल बी डिवाइडिंग 500 बाय 400। अब तो वैल्यू और कम हो जाएगी ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये तो और कम होगी। तो ये गैप रिड्यूस इस केस में भी हो रहा है जब मैं एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के थ्रू ये पूरा सिस्टम देखना चाहती हूँ। तो मैंने दो वो देखा, प्राइस एडजस्टमेंट भी देखा यार, कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था इंडिया में तो क्या हुआ था, तब भी गैप रिड्यूस हो रहा था। और मैंने एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट भी देखा कि क्योंकि डोमेस्टिक गुड की डिमांड ज़्यादा है तो रुपी अप्रिशिएट जब हुई तो मेरे लिए फॉरेन गुड्स लेस एक्सपेंसिव हो गए। एंड ऐसे ही अगर फॉरेन गुड्स मेरे लिए लेस एक्सपेंसिव होते रहते हैं ड्यू टू द अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, तो मेरा ये गैप रिड्यूस होता रहेगा एंड आई इवेंचुअली रीच टू द पॉइंट जहाँ पे आर वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं क्विकली एक टेबल से समराइज करके बताऊं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे पहला प्राइस एडजस्टमेंट पीई लिख देती हूँ और यहाँ पे एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट ERE लिख देती हूँ। ठीक है, प्राइस एडजस्टमेंट, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। प्राइस एडजस्टमेंट में क्या चेंज हो रहा था, प्राइस एडजस्टमेंट में मेरा डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज हुए थे, है ना, याद है। और एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट में मेरा क्या हुआ था, मेरा करेंसी अप्रिशिएट हुआ था, मेरा करेंसी अप्रिशिएट हुआ था, राइट। इफेक्ट क्या हुआ था, यहाँ पे भी मैं देख पा रही थी कि आर फॉल्स और यहाँ पे भी मैं देख पा रही थी कि आर फॉल्स। इवेंचुअली दोनों की सिचुएशन में आर वुड रीच द PPP एक्सचेंज रेट विच वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो दो मार्केट्स यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, गुड्स मार्केट भी रिएक्ट कर रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी रिएक्ट कर रहे हैं। ये जब मैं प्राइस एडजस्टमेंट से जा रही हूँ ना, जब प्राइस एडजस्टमेंट का लॉजिक ले रही हूँ तो गुड्स मार्केट यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि डिमांड फॉर गुड्स बढ़ रहा है और प्राइस चेंज हो रहे हैं। और जब मैं एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के थ्रू जा रही हूँ तो यहाँ पे मेरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एडजस्ट हो रहा है क्योंकि मेरी करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो रही है और एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है। तो दोनों मार्केट्स जो हैं ये साइमल्टेनियसली एडजस्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों ही मैकेनिज्म्स ऑपरेट करते हैं। अगर तुम ये पूछो कि इसमें से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा है, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रॉन्गर है या एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट स्ट्रॉन्गर है, तो इसका आंसर ये है कि अगर हम शॉर्ट रन का टाइम पीरियड ले लें, अगर हम शॉर्ट रन में जाएं, शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में यार मेरा एक्सचेंज रेट जो होता है ना, शॉर्ट रन में प्राइसेस इतनी जल्दी नहीं चेंज हो सकती पर एक्सचेंज रेट हो सकता है। तो एक्सचेंज रेट फास्टर एडजस्ट होता है मेरा शॉर्ट रन में, ठीक है, क्योंकि करेंसी मार्केट ज़्यादा इंस्टेंटली वर्क करती है। और वहीं अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में प्राइसेस कैन एडजस्ट वेल, सो प्राइसेस कैन एडजस्ट लॉन्ग रन में। और शॉर्ट रन में प्राइस नहीं एडजस्ट कर सकती क्योंकि यार स्टिकी होती हैं प्राइसेस, तो प्राइसेस लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट करती हैं। ओके, थैंक यू।